आइए आज हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल और मीडियल लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड। तो जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण, ये देखिए क्वेश्चन आपके नीट में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में ये चीज़ें नहीं दी गई है आपकी बुक में। तो ये पहले पूछा गया है, अब नहीं पूछा जाएगा। अगर कहीं अलग से एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट चैप्टर दे करके सही से नहीं ये बातें बताई गई हैं तो अगर किसी चैप्टर में नहीं है तो इनको छोड़ देना है। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो दो ध्रुव बनते हैं। एक ध्रुव को अगर हम एंटीरियर माने तो दूसरे को पोस्टीरियर माना पड़ेगा, यानी एक आगे है तो एक पीछे, एक ऊपर है तो एक नीचे, एक बीच में है तो एक किनारे पर, तो किसी भी तरह मान सकते हैं। तो कह रहा है इस एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर फिनोमिनन। चूंकि ऑर्गेनाइज हो रहा है सही से एम्ब्रियो तो इसको ऑर्गेनाइजर फिनोमिना बोलते हैं। तो 96 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 96 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है, ऑर्गेनाइजर फिनोमिनल। अब इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोर्स में है नहीं। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो दो मेम्ब्रेन हमारी होती थी, दो लेयर, एक को ट्रोफोब्लास्ट बाहरी वाली को, अंदर वाली को इनर सेल मास बोलते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो ट्रोफोब्लास्ट से होता है। तो 97 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 97 का देखिए ए विकल्प हमारा करेक्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन बनेगी। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो पूछे नहीं जाना उनको सीधा थोड़ा थोड़ा सा उस पर नज़र डाल के आगे बढ़ना है। हो सकता है किसी चैप्टर में दिया हो, पूछ ले। आई लेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो आई लेंस हमारा आंख का जो लेंस है ये एक्टोडर्म से बनता है। 98 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ये भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो 98 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। 99 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गोनाइड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियनिक मीजोडर्म। मीजोडर्म से गोनाइड बनते हैं। 99 का सी करेक्ट हो जाएगा। गोनाइड का मतलब जनन अंग, जैसे टेस्टिस और ओवरी। तो 99 का सी सही हो जाएगा। ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बस मोटी मोटी नज़र मारना है। 99 का सी करेक्ट है हमारा। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्टूरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का पैदा होना, और लैक्टेशन का मतलब स्तन से दुग्ध का श्रावण, दूध का श्रावण लैक्टेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन 100 में कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टूरेशन इन ह्यूमंस। कह रहा है कि मनुष्य प्रजाति की महिला में बच्चा पैदा होने यानी चाइल्ड बर्थ, जिसको पार्टूरेशन बोलते हैं, इसमें 4 विकल्पों में से कौन सा हार्मोन है जो अपना महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा करता है, नॉट एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो वो है हमारा प्रोलैक्टिन। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ऑफ मिल्क से संबंधित है, लैक्टेशन से संबंधित है। लैक्टिन लिखा है तो लैक्टेशन से संबंधित है। प्रो का मतलब बहुत पहले, तो मतलब मिल्क के सिक्रीशन के बहुत पहले सिक्रीट होता है और मिल्क को सिक्रीट करने में मदद करता है, रिलीज करने में हेल्प करता है। इसका हमारे पार्टूरेशन से संबंध नहीं है। तो 100 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं।
तो देखिए कह रहा है प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द मदर। तो जो बच्चे का पैदा होना है, चाइल्ड बर्थ है, पार्टुरेशन है, इसको तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और हार्मोन वाला तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथि, ये माता के अंदर जो पाई जाती हैं उन सब का इसमें रोल होता है। कह रहा है द सिग्नल फॉर चाइल्ड बर्थ, जिसको पार्टुरेशन कहते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो जो पार्टुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ है, डिलीवरी है, बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? फीटस और प्लेसेंटा से। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, इसको अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड बर्थ जिसको पार्टुरेशन कहते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ध्यान दीजिए, फुल्ली डेवलप्ड फीटस यानी बच्चा जब पेट में, गर्भ में पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब ये प्रक्रिया होती है पार्टुरेशन वाली। तो जब पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तभी ये ओरिजिनेट होगी प्रक्रिया पार्टुरेशन वाली। विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये होती कैसे है? तो इसके होने की प्रक्रिया ये है कि माँ के गर्भाशय में धीरे धीरे संकुचन होने लगता है, दबाव बनने लगता है, फैलने सिकुड़ने लगता है माँ का गर्भाशय। उस प्रक्रिया को बोलते क्या है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, माइल्ड मतलब बहुत कम। दिस कॉल्ड क्विक रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करती है? यह प्रक्रिया माँ के शरीर से ऑक्सीटोसिन के निकलने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती है। और ऑक्सीटोसिन निकलता कहाँ से है? पिट्यूटरी ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब से निकलता है। और ये कराता क्या है? लेबर पेन कराता है। बहुत भयंकर पेट में दर्द होने लगता है माँ के बच्चा पैदा होने के लिए। तो बच्चा जब पैदा होने वाला दर्द होता है तभी उसको लेबर पेन कहेंगे। ये नहीं कि पेट में दर्द हो रहा है माँ के तो लेबर पेन है, नहीं। जब बच्चा पैदा होने वाला दर्द होगा तभी लेबर पेन कहेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आल्सो प्ले अ रोल। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये भी अपना रोल अदा करते हैं लेबर पेन में। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन व्हिच इंड्यूस्ड लैक्टेशन एंड हैज नो रोल इन पार्टुरेशन। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है हमारा, इसका क्या रोल है? इसका रोल है लैक्टेशन यानी दुग्ध श्रावण को प्रेरित करना, इंड्यूस करना। इसका पार्टुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ में कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 100 का बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो 100 का बी विकल्प सही है कि रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पार्टुरेशन में। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपने बताया था कि 100 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसको कहते थे? बोलते थे जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता था यूटेराइन वॉल में। और किस कारण से होता था? फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा की वजह से ये काम होता था। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ। और ये किसको रिलीज करने के लिए मतलब वो करता था, आदेश करता था? तो ऑक्सीटोसिन का क्विक रिलीज होता था इसके कारण, ताकि लेबर पेन क्रिएट हो सके। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी ये गलत है। बच्चे जो पेट में बच्चा पल रहा है उसकी पीयूष ग्रंथि से गलत, माँ की।
तो देखिए ये सही है, डी वाला, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। माँ की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने को ये ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब उसको तुरंत आदेशित करता है, फटाक से निकले। ट्रिगर का मतलब घोड़ा, जैसे बंदूक का जो घोड़ा होता है उसको ट्रिगर अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको दाबोगे तो तुरंत गोली छूटती है, टाइम नहीं लगता। तो इसका मतलब तुरंत ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने को आदेशित करता है। तो 101 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 101 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिग्नल्स फॉर पार्टुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया को पार्टुरेशन कहते हैं। तो ये सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो क्विक रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर फीट लेबर पेन होता था। तो कहाँ से होता था? बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, पूरी तरह से डेवलप हुए माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे और अपरा यानी प्लेसेंटा के से ट्रिगरिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता था और लेबर पेन शुरू होता था। तो ये सिग्नल 102 का ए करेक्ट सही हो जाएगा। तो 102 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। 102 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिग्नल्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू द पार्टुरेशन व्हिच रिक्वायर्ड द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। क्विक रिलीज, देखिए 100 नंबर के एक्सप्लेनेशन से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो जो सिग्नल होता है डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से, इसको क्या बोलते थे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और वो क्या करता था? क्विक रिलीज करवाता था ऑक्सीटोसिन का। कहाँ से? मैटरनल पिट्यूटरी से, माँ की पीयूष ग्रंथि से। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। तो 103 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल्स इज इंड्यूस्ड बाई फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फिर वही क्वेश्चन पूछा। तो 104 का बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 104 का बी। अब 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता था? लेबर पेन क्रिएट कराता था। और कहां से सिक्रीट होता था? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो देखिए काज स्ट्रांग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्टुरेशन, यही बहुत तेजी से गर्भाशय में संकुचन कराता था, लेबर पेन कराता था ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। तो 105 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 105 का देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है। और इसका एक काम और भी है, स्टिमुलेट मिल्क फ्लो फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो स्तनों में दूध के फ्लो को यानी प्रवाह को भी स्टिमुलेट करता है। कहाँ से प्रवाह होगा? नलियों से प्रवाह होगा। उन नलियों को क्या बोलते हैं? मिल्क डक्ट बोलते हैं। तो दूध की नली जो है उनसे दूध ब्रेस्ट में पहुंचे, स्तनों में पहुंचे, वो काम भी हमारा ऑक्सीटोसिन करता है। इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 105 का बी करेक्ट है। जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको ज्यादा डिटेल में हम दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सेलेक्ट होना है, प्रोफेसर नहीं बनना। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। तो देखिए चूंकि स्पर्म जब जाता है ओवम के पास, तो सबसे पहले जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन जो बाहरी लेयर होती है अंडे की, अंडाणु की, उसके संपर्क में आता है। तो जाहिर सी बात है उसी में ये संवेदी अंग रिसेप्टर उपस्थित होंगे। तो 106 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 106 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जो रिसेप्टर हैं अंडाणु में वे जोना पेलुसिडा में उपस्थित होते हैं, जो स्पर्म बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, स्पर्म को अंडाणु से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो 106 का डी विकल्प करेक्ट है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द रिलैक्सिन, छूट गया है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ रिलैक्सिन हार्मोन के सीक्रेट होने को पूछ रहा है कि कहाँ से सीक्रेट होता है, तो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। ध्यान दीजिए, कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है, उसका नाम है जो वही काम है। रिलैक्स मतलब रिलैक्सिन, रिलैक्स करवा देता है। तो जहां से बच्चा पैदा होता है उस बर्थ कैनाल को रिलैक्स यानी ढीला करवा देता है, ताकि बच्चा पैदा होने में आसानी हो। तो देखिए, कह रहा है कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड इन ओवरी आफ्टर द ओवुलेशन एंड डिजेनरेशन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। तो ग्रैफियन फॉलिकल फट करके जब सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम ग्रैफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, तो उसका जो खोल बचता है, उस खोल को हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अगर गर्भधारण हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है और बाद में रिलैक्सिन सिक्रीट करती है बच्चे को पैदा होने के लिए। अगर गर्भधारण नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये नष्ट होकर के कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। तो कह रहा है इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी द कार्पस ल्यूटियम सिक्रीटेड रिलैक्सिन हार्मोन। अंतिम अवस्था में प्रेगनेंसी की या बाद की अवस्था में प्रेगनेंसी की, गर्भधारण की, यही कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये रिलैक्सिन क्या करता है कि सर्विक्स को डायलेट कर देता है, फैला देता है, और हेल्प इन पार्टुरेशन, बच्चे के पैदा होने में हेल्प करता है। ग्रैफियन फॉलिकल यूट्रस एंड फीटल हैज नो रोल इन रिलैक्सिन सिक्रेशन। ग्रैफियन फॉलिकल फीटस और यूटेरस का कोई रोल नहीं है रिलैक्सिन के सिक्रेशन में। तो 107 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ दीज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरेशन इन ह्यूमंस। तो किसका कोई रोल नहीं है बच्चे के पैदा होने में सहायता करने में। तो एक बार पहले भी यही क्वेश्चन आ चुका है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है, दुग्ध श्रावण के लिए जिम्मेदार है, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पार्टुरेशन में। तो 108 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 108 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। ज्यादा डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अपना समय बर्बाद करके कोई हल नहीं निकलेगा। 109 नंबर क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। हमने पीछे भी बताया था कि जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया है वो जब बच्ची माँ के गर्भ में होती है तभी से शुरुआत हो जाती है, और जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, ये प्यूबर्टी वाली स्टेज से शुरू होती है। तो ध्यान दीजिए, दोनों में बड़ा फर्क है। जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया है oogenesis है, ये माँ के गर्भ में ही जब बच्चा रहता है तभी से शुरू हो जाती है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो 109 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 109 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेमतलब की चीजें अपने दिमाग में नहीं भरना है, जो जरूरी है बस उतना, जो जरूरी है वही भरने की जगह नहीं है, बिना जरूरी वाली तो दूर की बात। Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis। कह रहा है जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्पर्म के निर्माण के लिए सही है, अंडाणु के निर्माण के लिए सही नहीं, ये हमको बताना है। तो 110 का बी, सी और ई ही सही है, डी वाला विकल्प। अब इनको देखते हैं। तो देखिए बी वाले में कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस।
तो जो मियोसिस होता है, तो मियोसिस के बाद जो सेकेंडरी मियोसिस है, द्वितीयक अर्धसूत्र विभाजन, जिसके बाद स्पर्मेटिड बनता है। तो स्पर्मेटिड बनने के बाद स्पर्मेटोजोआ बनता है, यानी स्पर्म बनता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जब बनता है या स्पर्म बनता है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, तो शुक्राणु चलने लायक बनता है। तो स्पर्मेटिड बिना चलने लायक है और स्पर्म हमारा चलने लायक है। तो बिना चलने वाले से चलने वाले लायक बनाने के लिए डिफरेंशिएशन होता है, यानी परिवर्तन होता है। ये सिर्फ स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में ही देखने को मिलेगा, oogenesis में नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवम तो चलता नहीं है। तो ऊटिड से ओवम बनने में यह प्रक्रिया नहीं होगी। और क्वेश्चन में हमसे पूछ ही रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में वो प्रक्रिया होंगी, लेकिन oogenesis में नहीं होगी। वही हमको बताना है। तो बी होगी, करेक्ट हो गया। केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में होगी, oogenesis में नहीं होगी। सी देखते हैं, मियोसिस आकर्स कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो देखिए, मियोसिस की प्रक्रिया जो है ये हमेशा चलती रहती है स्टेम सेल में, और स्टेम सेल से पहले जो सेल बनती हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होती है। जो जर्म सेल है उसमें सूत्री विभाजन से स्पर्मेटोगोनियम बनता है, एनसीईआरटी में देखिए, और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने के लिए हमारे टेस्टिस में, वृषण में हमेशा चलती रहती है। जबकि स्त्री में 14 दिन में अंडाणु का ओवुलेशन होता है, तो उसमें प्रक्रिया अदल बदल के अलग अलग मतलब ओवरी में चलती है। तो उसमें टाइम फिक्स है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया टेस्टिस या वृषण में हमेशा चलती रहती है। तो ये भी केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लागू होगा। और ई वाला देखते हैं, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, ये युवा अवस्था, यौना अवस्था या किशोरावस्था से शुरू होती है, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं। जबकि oogenesis अंडाणु बनने की प्रक्रिया माँ के गर्भ में जब बच्ची रहती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी से शुरू हो जाती है। ऊपर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बी, सी और ई, बी, डी और ई, बी, सी और ई तीन सही हैं, डी वाले। डी विकल्प मतलब करेक्ट है 110 का। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें कौन सही है कौन गलत है ये हमको बताना है। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। ये सही है, नंबर 1। बी वाले में कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये गलत है, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ना कि स्पर्मियोजेनेसिस। तो फिर स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? तो स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म का बन जाना। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बन जाना स्पर्मियोजेनेसिस है। पीछे एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 111 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 111 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 112 नंबर में कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अब इनमें कौन सही है कौन गलत है ये हमको बताना है। तो स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल
and open into urethra as the ejaculatory duct। तो ये वाला हमारा सही है। जो वास डिफरेंस है हमारा, ये एक डक्ट को रिसीव करता है, यानी इसमें एक नली आती है, उसका नाम है सेमाइनल वेसाइकिल, और ये ओपन कहाँ होती है? यूरेथ्रा में, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। एनसीईआरटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चित्र देखिए आप, उसमें पूरा क्रम से लिखा हुआ है, तो ये सही है हमारा। सेकंड देखते हैं, कह रहा है द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वाजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। तो ये भी हमारा सही है कि जो सर्विक्स की कैविटी यानी गुहा है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे, और यही कैविटी वाजाइना तक फैली हुई है और बच्चा पैदा होने का यही रास्ता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो एक और दो दोनों सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो 112 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 112 का डी। 113 नंबर क्वेश्चन देख, डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो हमने बताया वही चीज इसमें लिखी है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो मादा जनन चक्र जो चलता है, मादा माहवारी चक्र कहेंगे, इसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल तो जनन चक्र ही कहेंगे, जो चलता है उसके लिए कौन सी बात सही है हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प है, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। ध्यान दीजिए कि उन मादाओं की बात हो रही है जो नॉन प्राइमेट है, हम लोग प्राइमेट हैं, तो जो नॉन प्राइमेट है उनमें जो साइकिल चलती है उसको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, और हम लोग जो प्राइमेट हैं इनकी मादाओं में जो साइकिल चलती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी बोलते हैं। तो ये करेक्ट है हमारा। ये जब आप एनसीईआरटी चैप्टर पहला पढ़ेंगे कक्षा 11 में तो उसी में दिया गया है, पढ़िए, अच्छे से लिखा है। दूसरा कह रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये गलत है। जब शुरुआत होती है प्यूबर्टी की तो इसको जो है मीनार्की बोलते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है प्यूबर्टी के समय मीनार्की बोलते हैं, जब बंद होती है तब मेनोपॉज बोलते हैं। तो 113 का बी विकल्प, ये बी वाला गलत है। सी वाला देखते हैं, सी में कह रहा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। में बी हो सकता है, तो कह रहा है कि अगर गर्भधारण हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी चक्र रुक जाता है। तो रुक जाने की प्रक्रिया ये बताती है कि गर्भधारण हो गया, लेकिन में बी मतलब हो सकता है, क्योंकि और भी कारण से मेंस्ट्रुएशन रुक सकता है, जैसे खून की कमी हो जाए या कोई अंदर गांठ बन जाए पेट में गर्भाशय में, तो भी ये प्रक्रिया रुक जाती है मेंस्ट्रुएशन की। तो हम ये 100% क्लियर नहीं कह सकते कि माहवारी चक्र रुक गया है तो गर्भधारण ही हुआ है, और भी कारण से रुक सकता है, इसलिए मैं भी लिखा है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब डी वाला विकल्प देखते हैं, कह रहा है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मीनार्की एंड मेनोपॉज। तो जो माहवारी चक्र है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मीनार्की से शुरू होती है युवावस्था से और वृद्धावस्था के पहले बंद हो जाती है। तो शुरुआत को मीनार्की बोलते हैं, बंद होने को मेनोपॉज बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ही केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो डी भी सही है, तो केवल बी गलत है। तो देखिए ए सी एंड डी ओनली, यानी बी गलत है। तो 113 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 113 का सी विकल्प हमारा करेक्ट। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 114 नंबर में क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ऑन लेबल लेस असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन और रीजन दिया गया है, इसमें पूछेगा कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है तो एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है कि नहीं।
तो पढ़ते हैं। कह रहा है एसर्शन में इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये 100% सही है, क्योंकि मैं इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इंडोमेट्रियम में। एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो एंडोमेट्रियम नहीं होगी तो कैसे इम्प्लांटेशन होगा? तो सही है। रीजन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। तो ये भी सही है कि जब गर्भधारण नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होकर क्या बनते थे? कार्पस एल्बिकैंस बन जाते थे। दैट काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, जो कि इंडोमेट्रियम के डिजेनरेशन का कारण बनती है, इंडोमेट्रियम के टूटने का कारण बनती है। तो देखिए दोनों बातें सही हैं। इंडोमेट्रियम में जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, अगर इंडोमेट्रियम नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा, ये भी सही है। और अगर गर्भधारण नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, तो ये डिजेनरेट होती है कार्पस ल्यूटियम, इसको कार्पस एल्बिकैंस बोलते हैं। और जब ये डिजेनरेट होगी, गर्भधारण नहीं होगा, तो इंडोमेट्रियम में डिजेनरेशन होने लगता है। ये बात सही है, लेकिन कार्पस ल्यूटियम का इस डिजेनरेशन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं, परंतु ए बी का एक्सप्लेनेशन, बी मतलब रीजन ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो ए वाला विकल्प सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। और अब हम लोग फिजिक्स का चैप्टर उठाएंगे। अब हम लोग फिजिक्स की स्टडी करेंगे। तो आज बस यहीं तक।